This coal gate is being seen as the biggest scam in the history of India, pegged at several crores above the 2G scam. Our correspondent Maria Shakil met up with the man who unraveled this scam, Hansraj Ahir. Parliament stalled, the monsoon session washed out, UPA cornered. In the eye of the storm, the Prime Minister himself, and the genesis of his grief, this man. Hansraj Ahir, a little known but third-time BJP Member of Parliament from Maharashtra. 2006 में मैंने फिर देश के सारे ब्लॉकों का अध्ययन करने के बाद में कमेटी के सामने सारी चीजें आती थी। फिर हमने तुरंत उसके ऊपर ऑब्जेक्शन ये रेस किया कि भाई फ्री ऑफ कास्ट में इतनी बड़ी प्रॉपर्टी देश की क्यों दी जा रही है। फिर हमने पहला पत्र लिखा और ऑब्जेक्शन लेते समय ये कहा कि इस पर कोई ना कोई टैक्स लगाया जाए, रेवेन्यू उससे वसूला जाए। Besides raising his concerns in committee meetings, Ahir also started a parallel protest. A 10th pass, Ahir shot off a letter first in 2005 to the then Coal Minister Shibu Soren. Little did he know then that his search for truth will make him unravel the biggest scam in India's history. What upsets him most today is that he got no reply from the Prime Minister. He had sent a series of 15 letters to Dr. Manmohan Singh. जवाब तो आया नहीं, सिर्फ एक रिसीट आती थी कि हमें आपकी चिट्ठी मिली है, कभी लिखा नहीं कि हमने इसको लुकिंग कर रहे, कुछ नहीं। Coming from Chandrapur, Maharashtra's belt of coal blocks, he says he had often championed the cause of coal mine workers, but the Congress refutes Ahir's role. Do appreciate the alert members, but it doesn't mean that there is any scam which was unearthed by Mr. Ahir. With the monsoon session now over, the challenge for his party, the BJP, would be to maintain the momentum it has generated inside the parliament. As for Hansraj Ahir, the coal nayak of the BJP, it's time to enjoy his 15 minutes of fame. In New Delhi, Maria Shakil. करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कोयला खदानों की कहानी की शुरुआत होती है जुलाई 1992 से। तब कोयला मंत्रालय ने 143 खानों की सूची जारी की। इसके लिए कोयला और रेल मंत्रालय के साथ साथ राज्य सरकारों को भी शामिल किया गया, जिनके यहां कोयला खदानें थी। एक स्क्रीनिंग कमेटी बनी जिसका कहना था कि कंपनियां कोयला खदानों के लिए अर्जी दें। जो कंपनियां खदानें हासिल करने में सफल होंगी, उन्हें भारत सरकार की तरफ से तैयार जियोलॉजिकल रिपोर्ट मिलेगी और कंपनी को उस रिपोर्ट को तैयार करने में हुए खर्च को उठाना पड़ेगा। यानी रिपोर्ट का खर्च उठाओ और करोड़ों की कोयला खदान के मालिक बन जाओ। हैरानी की बात है कि 1993 से 2004 के बीच तो कोयला खदान के लिए विज्ञापन तक नहीं निकाला गया था। जैसे स्पेक्ट्रम और 2G में हुआ, उसी तरह कोल माइंस की लाइसेंस, प्रोडक्शन लाइसेंस के लिए सरकार ने एक पॉलिसी बनाई और उस पॉलिसी के अंतर्गत पिछले 15-16 साल से लाइसेंसेस दिए गए। लोग कोयला के खान खोदते थे और उसमें कोयला निकाल के पावर प्रोजेक्ट, फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट सबको देते थे। 2004-05 में जब ये सरकार आई, उसके बाद में एक नई दिशा देने की कोशिश की गई कि ये जो कोयले की लाइसेंस होते हैं, इसको ऑक्शन करना चाहिए और इसकी पूरी तरह से एक नोट बनी। कैबिनेट में इस पर चर्चा हुई, लेकिन कोई डिसीजन नहीं हुआ। इस मामले को सबसे पहले बीजेपी के सांसद हंसराज अहिर ने CAG के सामने उठाया था। सांसद हंसराज अहिर कोयला और इस्पात मामले पर बनी संसद की स्थायी कमेटी के सदस्य थे। 2004 में चुनकर गया तो मैं कोल एंड स्टील कमेटी का मेंबर बना। तो 2005 में मेरे सामने इशू आ रहा था कि महाराष्ट्र के कुछ ब्लॉक निजी कंपनियों को दिए जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि महाराष्ट्र में कोयला की जरूरत है, यहाँ के ब्लॉक निजी कंपनियों को ना दिए जाए। फिर उसके बाद में 2005 की बात है, जब मुझे रिप्लाई आया उसमें जब मैं देखा कि ये फ्री ऑफ कास्ट भी दिए जा रहे हैं, तो फिर मैंने 2006 से
सबसे पहले मैंने पत्र लिखा चिदम्बरम जी को, जो वित्त मंत्री थे, मनसुख सिंह अवालिया जी को लिखा, तो अपने प्लानिंग कमीशन के वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष हैं। इन्होंने की जवाब मुझे पॉजिटिव जवाब दिया। उन्होंने मेरे बात को माना कि मुफ्त में देने के बजाय इसमें हमने कोई सब टैक्स लगाना चाहिए। ये चिट्ठी मेरे पास में आज भी है। लेकिन बाद में जब ये पता लगा कि भाई ये फ्री ऑफ कॉस्ट में इतनी बड़ी प्रॉपर्टी देने के लिए निजी कंपनियों को बुलाया जा रहा है, तब मैंने फिर काफी उसमें पत्राचार किया। सवाल उठता है कि जब 1993 से ही धांधली हो रही थी, तो फिर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार पर ही क्यों गंभीर आरोप लगे। दरअसल मनमोहन सिंह के पास जुलाई 2004 से नवंबर 2004 तक और फिर नवंबर 2006 से मई 2009 तक कोयला मंत्रालय रहा। प्रधानमंत्री पर सीधे निशाना बनाया जा रहा था। और जब ये बांटने का जो सिलसिला बढ़ गया है 5 के बाद, और इसलिए बढ़ गया कि 6 में बिल बन गया था कि अभी ब्लॉक ऑक्शन से देना है, इसकी बोली के माध्यम से देना है। यह है रेवड़िया बांटने का सिस्टम जो बना 5 के बाद 6, 6, 7, 8, 9 में जिस तरीके से ब्लॉकों का बांटा गया है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट में नीति के विपरीत बांटा गया, हमारा आरोप है। कोयले का आवंटन जो हुआ वो प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर से हुआ, क्योंकि वही कोयला मंत्री थे, और इसलिए इनका इस्तीफा। सत्ता वाटपामध्ये जो घोटाळा झालेला होता, यावर जे प्रकरण मी समोर आणलं होतं, देशाच्या संपत्तीची लूट जी झाली, त्याच्या विरोधात गेली 2 वर्षापासून देशभर जे वातावरण आहे आणि सर्व सरकारी एजन्सींनी हे मान्य केलं की सीएजी असेल, सीबीसी असेल, सीबीआय असेल, सुप्रीम कोर्ट असेल किंवा कोळसा मंत्रालयाची आयएमजी, या सर्वांनी या घोटाळ्याचं मान्य केल्यावर जे ब्लॉक नागपूर क्षेत्रातील महाराष्ट्रातील वाटप केले होते, त्या ब्लॉकपैकी एक बीएस इस्पात नावाच्या कंपनीने मार्की मांगली नंबर 1 ब्लॉक घेतला होता। तो ब्लॉक या कंपनीने अन्य कंपनींना हँडओव्हर केला आणि हा ब्लॉक घेणाऱ्या कंपनीने या ब्लॉक मधला कोळसा, खाणीमधला कोळसा आपल्या कॅप्टिव्ह कोल ब्लॉकच्या आधारे आपल्या इंडस्ट्रीमध्ये वापरला पाहिजे स्वतःच्या। परंतु या कंपनीने आपलं स्टील कंपनी इंडस्ट्री बंद ठेवून हा कोळसा अन्य कंपन्यांना विकण्याचा सर्रास कारोबार चालू ठेवलेला आहे। ही तक्रार मी कोळसा मंत्रालयामध्ये केली होती। कोळसा मंत्रालयाचं कोल कंट्रोलर हे सर्व प्रकरण हाताळतात, परंतु कोल कंट्रोलने गेल्या 2 वर्षापासून या कंपनीचा कधी सर्वे केला नाही, ना या कंपनीचा रिव्ह्यू घेतला नाही, ना स्पॉट इन्स्पेक्शन केलं, आणि ह्या सर्व कारोबार वामार्गानं ही कंपनी करीत असल्याची मी तक्रार केलेली आहे। आणि आता जी आपल्या सर्वांना ही कंपनी, लहानशी कंपनी एक मोठा ब्लॉक घेऊन कोळशाचा गैरव्यवहार करीत असल्याचं सिद्ध करण्याचा जो मी प्रयत्न केला आहे, ही कंपनी मार्की मांगली कोळसा खाणीतून कोळसा उत्खनन करते आणि मध्ये एक भाटिया नावाच्या वाशीमध्ये डंप करून तिथून ती अफरातफर करीत आहे। याची चौकशी होण्याकरता मी मागणी केली आणि आज या ठिकाणी कोल मंत्रालयाने आणि कोल कंट्रोलरने चौकशीचे आदेश दिलेले असले तरीही ही कंपनी की बीएस इस्पात कंपनीचं पूर्ण मॅनेजमेंट आता चेंज झालेलं आहे। पहिले एका विशिष्ट व्यक्तीने ही कंपनी घेतली आणि ती दुसऱ्या मालकांना विकली, हा एक गैरप्रकार आहे। आणि गेली 10 वर्षापूर्वी 12 वर्षापूर्वी हा ब्लॉक घेतला आणि 10 वर्ष या ब्लॉकवर कामच नाही केलं। 10 वर्षांतर उत्खनन चालू केलं। मधल्या पिरियडमध्ये हा ब्लॉक कॅन्सल व्हायला पाहिजे होता, जो कोल मंत्रालयाने किंवा कोल कंट्रोलने यावर कसली कारवाई नाही करून अशा गुन्हेगारांना पाठीशी घातलेला आहे। मी या ठिकाणी मागणी केली आहे, या कंपनीचा ब्लॉक रद्द करावा आणि या कंपनीने घेतलेला ब्लॉक
ज्या कंपनीला विकला त्या कंपनीमध्ये किती आर्थिक व्यवहार झालेला आहे, हा सर्व आर्थिक व्यवहारातून जो पैसा यांनी प्राप्त केला तो सगळी रक्कम कोल मंत्रालयाने आपल्या ताब्यात घ्यावी आणि विक्री केलेला ब्लॉक जो फुकट घेतला होता त्यांनी जवळपास 1000 कोटी रुपयापेक्षा जास्त किमतीमध्ये ब्लॉक विकल्याची मला माहिती आहे. ते 1000 कोटी रुपयापेक्षा जास्तची रक्कम भारत सरकारच्या खात्यामध्ये जमा करावी आणि या दोघाही घेणारे आणि विकणारे या दोघाही मालकांना आणि ब्लॉक धारकांना जर यामध्ये कबुली जबाब घेत असताना यांनी जर टाळाटाळ केली यांच्यावर सक्तीची कारवाई करून नार्को टेस्ट करून हे उघडून घ्यावे अशी माझी मागणी आहे. कारण हा आर्थिक अपराध आहे, ही देशाची प्रॉपर्टी आहे. जर एक प्रकरणामध्ये जर आपल्याला यश आलं तर या देशातील अनेक कंपन्यांनी ब्लॉक घेतले आणि विकले अशी प्रकरणं समोर येणार आहे. म्हणून कोल ब्लॉक आवंटन घोटाळा चंद्रपूर जिल्ह्यातीलही, यवतमाळ जिल्ह्यातीलही माईन्समध्ये, नागपूर भागातील माईन्समध्ये प्रचंड झाल्याचे सिद्ध होत आहे. कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला जब उजागर हुआ है, इसका खुलासा हमने किया था. अब उसमें से कई कंपनियां ऐसी है जिन्होंने कंपनी के नाम से ब्लॉक लिया और उस ब्लॉक को बेचा है. मेरे चंद्रपुर जिले में एक BS इस्पात नाम की कंपनी बताई गई थी और कोयले का ब्लॉक आवंटन किया गया था. इस कंपनी ने उस ब्लॉक को आवंटन के पश्चात अन्य व्यक्तियों को इस ब्लॉक को हैंड चेंज किया, उसमें से कुछ उगाई की, पैसा कमाया और आज जिस कंपनी के मैनेजमेंट ने जिस ब्लॉक को लिया था उस मैनेजमेंट पूरा चेंज किया गया है. और 2001 में मार्की मांगली नंबर 1 ब्लॉक जो आवंटन हुआ था BS इस्पात कंपनी को, उस पर कोयले का खनन 2011 में हुआ. 11 वर्षों तक इस ब्लॉक का खनन नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, कोयले का उत्पादन नहीं हुआ, क्योंकि इस कंपनी के पास में कोई भी प्लांट नहीं था, एंड यूज प्लांट नहीं था. जब एंड यूज प्लांट बना 2011 में तब कोयले का खनन हुआ है. बीच के पीरियड में इस ब्लॉक को कैंसिल करने के लिए कोल मंत्रालय ने कोई प्रयास नहीं किए. कोल मंत्रालय का कोल कंट्रोलर जो कलकत्ता में उसका मुख्यालय है, इस कोल कंट्रोल ने उस कंपनी के ब्लॉक की कभी भी जाकर व्यू नहीं लिया, स्पॉट इंस्पेक्शन नहीं किया, शिकायतों पर कभी ध्यान नहीं दिया. आज इस अवस्था में है कि जिस ब्लॉक को BS इस्पात कंपनी ने आवंटन किया गया था उस ब्लॉक का कोयले का खनन चल रहा है, लेकिन प्लांट साल में 2 माह चलता है, 12 माह बंद होता है, 10 माह बंद रखते हैं. बीच के पीरियड में यहाँ का कोयले का खनन कर कोयला बीच में एक वाशरी में डंप किया जाता है, भाटिया वाशरी में, और उस भाटिया वाशरी से कोयले को अफरा तफर की जाती है और बेचा जाता है. इसे प्रमाण है. क्यों? तो कोयला खनन करने के बाद में उस माइन के कोयले का उपयोग सिर्फ एंड यूज प्लांट जो मालिक का उसी पे किया जाना चाहिए, वाकई वहाँ पे ऐसा होता नहीं है. ये शिकायत मैंने बार बार करने के बाद में अभी हाल ही में कोल मंत्रालय के कोल सचिव जी ने कोल कंट्रोल को आदेश दिया है कि इसकी तुरंत जांच की जाए. मैं मांग करता हूँ जांच में साबित होगा कि जिस ब्लॉक को जिस एंड यूज प्लांट के लिए दिया गया था उसका उपयोग एंड यूज प्लांट पे नहीं हो रहा है, बाजार में बेचा जा रहा है. एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी है, देश की प्रॉपर्टी की लूट है. और इसलिए मैं मांग करता हूँ कि संबंधित कोल ब्लॉक धारक कंपनी पर कार्रवाई की जाए, कोयले की बेचने की और काला बाजार करने की इस नीति को रोकने के लिए इस ब्लॉक को कैंसिल करना जरूरी है. साथ में जिस कंपनी ने इस ब्लॉक को लिया था उसका जो मैनेजमेंट था, उसके जो प्रमुख थे जिन्होंने इस ब्लॉक को अन्य कंपनी के मैनेजमेंट को बेचा है, उसने कितनी उगाई की है, इसमें कितना रुपया प्राप्त किया, वो सारा रुपया सरकार के अकाउंट में जमा करने की जरूरत है. और इसलिए सरकार ने इन दोनों पर, जिन्होंने ब्लॉक पहले प्राप्त किया था, जिन्हें बेचा गया है, इन दोनों की जांच करनी चाहिए. इसमें कितने करोड़ का व्यवहार हुआ है, ये सारे व्यवहार के माध्यम से जो पैसा उगाई हुई है वो सारा पैसा भारत सरकार के खाते में जमा करने की मैं मांग करता हूं. और इस आर्थिक अपराध करने वाले
इन दोनों कंपनियों पर कड़क कार्रवाई करने की मैं मांग करता हूँ। साथ में इस ब्लॉक को कैंसिल किया जाए और इस ब्लॉक को कैंसिल कर कोल इंडिया को ब्लॉक दिया जाए, ये मांग है। दिला आहे, जे ॲफिडेव्हिट दिलं आहे त्याच्यामध्ये मान्य केलं आहे की या प्रकारचा घोटाळा झाला, पण आतापर्यंत सरकारने मान्यच करत नव्हतं ॲलोकेशनमध्ये काही रेग्युलेट. तुमचं काय मत आहे त्याच्यावर? नाही, या कोल ब्लॉक पट्ट्यामध्ये सरकारला मी वारंवार सांगत आलो आहे की 2006 पासून की कोल ब्लॉक आवंटनमध्ये खूप घोटाळे होत आहेत, देशाच्या प्रॉपर्टीची लूट होत आहे. पुरावे दिले, तक्रारी केल्या, भेटलो तरी पण सरकार ऐकत नव्हतं. शेवटी 2010 मध्ये लोकसभेत चर्चेमध्ये बोलताना सरकारने तेव्हाही नाकारलं. परंतु सुदैवानं सीएजीनी जेव्हा आपला रिपोर्ट सादर केला आणि त्यांनी जेव्हा स्पष्ट केलं की यामध्ये देशाचा 1,86,000 कोटी रुपयाचं रेव्हेन्यूचं लॉस झालेला आहे, त्यानंतर हे प्रकरण समोर आलं. पण माझा दावा असा आहे की यामध्ये जवळपास 26 बिलियन मेट्रिक टन कोळसा खाजगी कंपन्यांना वाटण्यात आला, ब्लॉक वाटले. त्यामुळे देशाचं जवळपास 50 लक्ष कोटी रुपयाच्या कोळशाची किमतीचं कोळसा हा फुकटात वाटला होता. आता या माझ्या तक्रारीवर सीएजीच्या रिपोर्टनंतर आता त्यानंतर सीबीसीने त्यामध्ये तथ्य मानलं, त्यांनी सीबीआयला तपासाला दिलं. सीबीसी, सीबीआय, सुप्रीम कोर्ट, नंतर मंत्रालयानं गठीत केलेली, सरकारनं गठीत केलेली IMGमध्येही यामध्ये पुरावे सादर झाल्यानंतर त्यांनी सुद्धा यामध्ये सरकारला घोटाळा झाल्याचं सांगितलं. सुप्रीम कोर्टाने तर अक्षरशः सरकारला झापलं, त्यांना वारंवार ताकीद दिली आणि या प्रकरणामध्ये एका मंत्र्याची मंत्रिपदही गेलं. अनेक कोल ब्लॉक IMGने रद्द केले, अनेक कोल ब्लॉक धारकांना नोटिसेस दिल्या. हे सगळं घडत असतानाही UPA सरकारचे मंत्री, त्यामध्ये वित्तमंत्री, विधी मंत्री, स्वतःला विद्वान समजणारे चिब्बल सारखे आणि स्वतः प्रधानमंत्री, कोळसा मंत्री वारंवार सांगत होते की यामध्ये घोटाळा झाला नाही. आज शेवटी सरकारला स्वतःला मान्य करावं लागलं की यामध्ये घोटाळा झालेला आहे. इतक्या एजन्सीनी, सीबीआयनी, सीबीसीनी, सीएजीनी, सुप्रीम कोर्टाने, IMGनी स्पष्ट सांगितलं की यामध्ये घोटाळा असल्यावर सरकार नाकारत होतं. आणि या सर्वांच्या दबावामध्ये विरोधी पक्ष म्हणून भाजप आणि आमचं NDA या सर्वांनी मिळून सरकारला वारंवार सांगितल्यानंतर देशातील सर्व मीडिया या बाजूने होते की यामध्ये घोटाळा झालेला आहे. इतका दबाव आल्यानंतर सरकारने आज पहिल्यांदा मान्य केलं, त्याचा मला फार आनंद आहे की आज सरकारला कोर्टामध्ये हलफनामा द्यावा लागला, ॲफिडेव्हिट द्यावं लागलं की घोटाळा झाल्याची मान्य करून हा त्यांनी गुन्हा मान्य केलेला आहे. आता गुन्हा मान्य केल्यानंतर सरकारला थोडी यावर विचार करावा लागणार आहे की मी प्रधानमंत्र्यांबद्दल अपशब्द बोलणार नाही, तर प्रधानमंत्री जर खरंच इमानदार जी प्रतिमा त्याची स्वतःची असेल तर त्यांनी इमानदारीनं याबद्दल सर्व जनतेची माफी मागावी आणि आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा. कोळसा मंत्र्यांनी सुद्धा हेच केलं पाहिजे. कोळसा मंत्री तर वारंवार सांगत होते की घोटाळा नाही हुआ है, इसमें मेरा दोष नहीं है. माझा दोष कोणाचा आहे? या घोटाळ्यामध्ये का अमेरिका आली नाही, रशिया आली नाही. या घोटाळ्यामध्ये सरळ UPA सरकारचे मंत्री, प्रधानमंत्री आलेले आहेत. मग देशातील जनतेला इतके वर्ष तुम्ही बनवाबनवी करून मूर्ख बनवण्याचा प्रयत्न केला, पण तो रेटा प्रेसचा, मीडियाचा आणि सरकारी सर्व एजन्सीचा होता आणि तेव्हा सरकारला मान्य करावं लागलं. मला असं वाटतं की हा अपराध किती मोठा आहे, किती देशाची प्रॉपर्टी नुकसान झालं, यापेक्षा या देशाच्या 120 कोटी जनतेची प्रॉपर्टी त्या काँग्रेस सरकारने जनतेला मूर्ख बनवून लुटवली होती, ती आता सरकार जमा होणार आहे याचा मला फार आनंद आहे. म्हणून माझा आरोप, माझ्या पक्षाचा आरोप, माझ्या पक्षाचा लढा सिद्ध झालेला आहे. आता सरकार म्हणून UPA सरकार, त्यांचे पंतप्रधान आणि मंत्र्यांनी राजीनामा दिलाच पाहिजे आणि सगळे कोल ब्लॉक आता सरकारी कंपनीज कोल इंडियाला दिले पाहिजे ही आमची मागणी आहे.